Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. So in this video, we will compare All India Rank 3 from 2022 यानी कि 2022 से लेकर 2025 के ये जितने भी रैंकर्स थे, इनके मार्क्स, इनके स्कोर, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इनकी एज और इनके आंसर कॉपीज को. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड. इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि मैं कितना मार्क्स लेकर आऊं, कितना मैं टारगेट कर सकूं एक एक सब्जेक्ट में पेपर वाइज, और फिर थोड़ा बहुत जो मिथ है आपके अंदर वो बर्स्ट हो सकता है कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है, कैसे कितने अटेम्प्ट में लोग क्रैक करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 और 2027 या फिर 2028 भी है तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिएगा. और अगर आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये बच्चे किस कैटेगरी से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, देन यूपीएससी को क्रैक करते हैं. ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड. सो ऑल इंडिया रैंक 2022 में उमा हराथी ने अपने 5th अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया है. शी इज अ डॉटर ऑफ अ सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफ आई थिंक कर्नाटका स्टेट. ठीक है. अनन्या रेड्डी फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था. फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थी. ठीक है, बहुत अच्छा है. इनकी मार्कशीट अब बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी है. अर्चित पराग डोंगरे पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया था, आईपीएस बने, फिर से एग्जाम दिया, आईएएस बने 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3 पे. नाउ एकांश टुल 3 बार यूपीएससी क्लियर किया है, 2023 में, 2024 में और 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हैं. ये हरियाणा के रहने वाले हैं. इनके पिताजी ऑलरेडी पॉलिटिशियन हैं भारतीय जनता पार्टी से और इनकी माताजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं. ओके, बैकग्राउंड काफी अच्छा है इन बच्चों का, लेकिन आगे देखते हैं. ये एकांश ढुल की मार्कशीट है जहां पर टोटल इन्होंने जो स्कोर किया है वो 1057 स्कोर किया है. और हमारे टॉपर ने कितना स्कोर किया था? जो अग्निहोत्री हैं अनुज, उन्होंने 11071. ठीक है. एकांश की जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो 193 हैं. अनुज की जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो है 202. ऑलराइट, तो लगभग 7 और 2 9 मार्क्स तो पीछे इंटरव्यू में ये रह गए हैं. साइमल्टेनियसली एकांश के जो मार्क्स हैं वो जीएस पेपर 2 में बहुत ही ट्रेमेंडस है, ऑसम मार्क्स हैं. फिर जीएस पेपर 4 में एथिक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, काबिले तारीफ वाले जो मार्क्स कहते हैं ना वो हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके जो जीएस पेपर 1 में जो मार्क्स हैं 117, ये भी कोई एवरेज मार्क्स नहीं है, ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं. 117 मार्क्स जीएस 1 में ले आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. क्यों? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस पेपर 1 में, पूरी हिस्ट्री है, पूरी ज्योग्राफी है, पूरी सोसाइटी पड़ी हुई है आपकी, एंड देन यू स्कोरिंग 117 आउट ऑफ 250. ये मजाक की बात नहीं है और कमेंडेबल है. और जिस बच्चे का जीएस पेपर 2 अच्छा है वो जीएस पेपर 4 अच्छा करेगा ही करेगा अगर उसने अच्छी से तैयारी की है. ऐसे में अगर कहा जाए तो ऐसे में एक अच्छा स्कोर है, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर और बेहतरीन से थोड़ा नीचे. ठीक है. यहां पर जो हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 है अनुज, उनका 108 स्कोर है ऐसे में. इन दैट कंपैरिजन ही हैज डन रियली रियली वेल. और एक्चुअली ये एवरेज स्कोर है, 119 एवरेज स्कोर है ऐसे का. आई हैव कैंडिडेट मुदित जिन्होंने ऐसे में 150 स्कोर किया है और ये रेयर है. ठीक है. ऑलराइट, पिछली बार शक्ति दुबे AIR 1 ने आई थिंक 141 ये पता नहीं कितना ऐसे एथिक्स में स्कोर किया था. ये इनका ऑप्शनल था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, क्योंकि इनका बैकग्राउंड था. और इन्होंने लगभग 0 3 3 6 1 7 270 मार्क्स अपने ऑप्शनल में ले आए हैं, विच इज बेयर मिनिमम. बहुत अच्छे मार्क्स हैं. ठीक है. नाउ दोस्तों, मेंस ओरिएंटेशन के लिए ना, जैसे हमने अपने प्री के पीवाईक्यू को लाया था, वैसे ही हम लोगों ने मेंस की पीवाईक्यू को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है. ऑलराइट, मेंस पीवाईक्यू अस्त्रा, जहां पर लेवल 1 2 3 4 4 लेवल में हमने पिछले 13 साल के मेंस के क्वेश्चंस की माइक्रो थीम रिलीज की है विद आंसर इवैल्यूएशन और मॉडल आंसर के साथ. बहुत अच्छा है. ऑलरेडी लास्ट ईयर भी हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, काफी सारे बच्चों ने इसको परचेज किया है. टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, थीम वाइज सेग्रीगेशन है, मॉडल आंसर है और इंटरलिंकेज की गई है.
अगर आपको आज बाई करना है इसको, आप जाइए हमारे वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, ये कोड यूज कर सकते हैं मेंस PYQ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलराइट, ये 4 लेवल में सेग्रीगेटेड है। पहले लेवल में टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन, दूसरे लेवल में आपका माइक्रो थीम वाइज मॉडल आंसर, तीसरे लेवल में जो हमारा कमेंट और एलुसिडेट, ये सारी चीजें जो डायरेक्टिव्स आते हैं उसके बेसिस पे हमने करंट अफेयर जोड़ा हुआ है। चौथे लेवल पे इंटरलिंकिंग है, वन थीम मेनी पेपर्स का। कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। ये हमारा लेवल 1 है, ठीक है। PYQ को अरेंज किया हम लोगों ने सिलेबस के हिसाब से और हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को दिखाया हुआ है। ये लेवल 2 है जो कि आपको मॉडल आंसर दिया हुआ है इसमें। ऑलराइट, आप जाके वहां पे कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अर्चित पराग डोंगरे, ओके, लास्ट ईयर इनका जो स्कोर था 1038 था और एकांश का जो स्कोर था वो 1057 था, ठीक है। अगर हम अर्चित की भी बात करें, अर्चित इज कम्स फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। पहले अटेम्प्ट में IPS निकाला, दूसरे अटेम्प्ट में अब इन्होंने IAS बन गए, रैंक 3 बन गए, ठीक है। बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है, बहुत डेडिकेटेड है। आप देखिए कि कितना अच्छा इन्होंने अपना स्कोर किया है अपने फिलॉसफी के पेपर में। फिलॉसफी में इन्होंने लगभग 6, 8, 5, 4, 9 और 298 लेकर आए हैं। गेम चेंजर है इनका फिलॉसफी। और आप अगर मार्क्स देखेंगे एथिक्स के और GS पेपर 2 के ऑलमोस्ट 123, 126, ओके। ये अपने आप में ही 6, 3, 9 और 2, 2, 4 और 2, 249, 500 में से तो यही लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है इनका। ऑलराइट, ऐसे में नॉट सो गुड 103, पेपर 1 में नॉट सो गुड, बट ये 3 चीज इन्होंने बाजी मार दी और इंटरव्यू में इनका अच्छा था, ठीक। वहीं हम बात करें अनन्या दोनोरू रेड्डी और AIR 3 उमा हराथी का, इन लोगों का, तो मेरे पास ये टेबल है आपके लिए। ये टेबल आप देख सकते हैं, हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन इस टेबल को देखने से पहले आप इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बैकग्राउंड कैसे जानेंगे, मैं आपको एक फाइल दिखा रहा हूं, ओके। इसको ध्यान से देखिए आप, ये फीचर्स हैं। रिजल्ट कब कब आया था, उमा हराथी 2022 बैच के टॉपर हैं, एकांश 2025 बैच के टॉपर हैं, ठीक है। एज जब ने अटेम्प्ट क्लियर किया था तो 28 साल हो गई थी। दोनोरू रेड्डी की 22 साल थी क्योंकि एकदम फ्रेश अटेम्प्ट किया था। और अर्चित इज यंग गाय, 26 ईयर्स ओल्ड। एकांश धुल भी अभी यंग है काफी, ठीक है। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि उमा हराथी 5th अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक की हैं। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड था बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, IIT हैदराबाद, ठीक है, तो तेलंगाना था मतलब। तो यहां पर इनके जो फादर थे वो मेरे ख्याल से DIG या फिर IG, मतलब बहुत अच्छी रैंक पे थे। और ये एक दो सीनियर पुलिस ऑफिसर की डॉटर हैं। 5th अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम क्रैक किया था, ठीक है। मिरांडा हाउस से BA ऑनर्स किया है अनन्या दोनोरू रेड्डी ने और इनको एक्सपोजर काफी मिला। एंड देन EWS कैटेगरी से थी और UPSC को 1st अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। वेरी वेल डन। अर्चित पराग डोंगरे वॉज इंजीनियर फ्रॉम द VIT वैल्योर इंस्टीट्यूट, बीटेक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था। 2nd अटेम्प्ट में इन्होंने बाजी मार दी थी हमारी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एकांश धुल। एकांश धुल का ये 3rd अटेम्प्ट था, यहां 4th लिखा हुआ है, 3rd अटेम्प्ट था। और तीनों अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। पहले अटेम्प्ट में इनकी रैंक आई थी AIR 342। उसके बाद जो रैंक आई थी इनकी वो है AIR 295 और इस बार जो है वो रैंक 3 आई है, ठीक है। अर्चित और एकांश ऑलरेडी काम कर रहे हैं कैग में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहां पर ये कार्यरत हैं, वहां पर ये काम कर रहे थे, ठीक है। साथ में UPSC की तैयारी भी कर रहे थे। ऑलराइट, की हाइलाइट्स में क्या है भाई कि उमा हराथी का जो ऑप्शनल था वो ज्योग्राफी से एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने स्विच किया अपने फाइनल अटेम्प्ट में, जिसमें कि वो सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन इन हर फैमिली टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन मेडन अटेम्प्ट, ओके। अर्चित डोंगरे प्रीवियसली AIR 153 थे, IPS थे। उसके बाद फिर उन्होंने एग्जाम दिया और रैंक 3 बने। और एकांश धुल जो कि बार बार अपने रैंक को इंप्रूव कर रहे थे, 342, देन 295 एंड देन AIR 3। ऑलराइट, ये इनकी बेसिक इनसाइट्स थी जहां पर मैंने आपको बताया है। नाउ अगर हम लोग एक जनरल आइडिया भी देकर चलते हैं इस PPT के थ्रू, तो आप देखिए कितने किसको किसको मार्क्स मिले हुए हैं, ओके। अगर हम कंपैरिजन करें तो
उमा हराथी 187, 190, 190, 180, 93। सो बेसिकली आपको अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना है तो अब जो टारगेट आपको लेकर चलना है ना इनके हिसाब से, वो आपको इंटरव्यू में 190 का टारगेट लेकर चलना है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो और हम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि इंटरव्यू पे किसी का उतना बस चलता नहीं है, ऑलरेडी मतलब काफी सारी चीजें आपको पता ही है, लेकिन हम बेस्ट तो अपना करके ही आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो अपना बस चलाना है, जो आपको अपना कंट्रोल रखना है, वो है ये है हमारा मेंस का। मेंस मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल, जहां पर आप देखिए 848, 875, 873, 864, ये कहीं ना कहीं फ्लो एवरेज में चल रहा है, विच मीन्स दैट वी नो कि हमको टारगेट करना है ऑलमोस्ट 850 टू 860 इफ यू वांट टू गेट इन द टॉप 3 रैंक्स। ओके, ऑन एन एवरेज अगर कंसिस्टेंसी मार्क देखेंगे, सारे बच्चों के मार्क्स GS4 में काफी अच्छे हैं, सारे बच्चों के मार्क्स GS4 में बहुत ही अच्छे हैं, और सारे बच्चों के मार्क्स GS2 में भी काफी अच्छे हैं। इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बड़ा डिफरेंस आपको किस में दिखेगा, वो आपको यहां पर दिख सकता है GS पेपर 1 में 90, 109, 103, 117। ओके, आपको डिफरेंस यहां पर भी देगा। एसए में भी 103, 119, 119, 136 डोनरू रेड्डी का एसए में था। देन GS3 एक गेम चेंजर था, रैंक किलर कहते हैं इसको, कि भाई रैंक नीचे कर देता है 108, 98, 100, 98। ओके, अगर हम कहें ये दो सेगमेंट ऐसे हैं GS4, GS2 विच, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको फेवरेट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शनल अगर हम लें, ये ऐसे GS पेपर 1, 2, 3, 4 को, ये 5 हमारे सब्जेक्ट हैं 250 मार्क्स के, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आप पकड़ लें जिसमें आपको कोशिश करना है कि 130 तक ले आना है, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपके मार्क्स गिरा रहे हैं, एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स को आप इन पेपर से आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये आइडिया है यहां पे। उसके बाद फिर आपका ऑप्शनल, अब यहां देख सकते हैं उमा का और अनन्या का दोनों का ऑप्शनल जो क्या है एंथ्रोपोलॉजी है, और काफी अच्छा स्कोर किया, बहुत ही अच्छा। उमा हराती अपने ऑप्शनल में तो बहुत अच्छा स्कोर की हैं। ऑलराइट, सो एंड देन एंथ्रो में इनका भी अपना ऑप्शनल है। देन फिलोसफी ऑप्शनल। सो ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे एक टेक्निकल ऑप्शनल भी है, यहाँ पे पूरा फिलोसफिकल है, यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड हमारा है, तो डाइवर्सिटी है हर ऑप्शनल की, ठीक है। नाउ ये जो मार्कशीट है वो अर्जित पराग डोंगरे की है, और काफी अच्छा आंसर्स लिखा है। मैंने अपने वीडियोस में लास्ट ईयर जो MGP प्रोग्राम था हमारा, उसमें मैंने इनकी मार्कशीट डिटेल में डिस्कस भी की हुई है और एनालिसिस भी की हुई है इनके मार्कशीट की, हर एक सब्जेक्ट की। ऑलराइट, सो ये उस टाइम पे इन्होंने विजन में दिया था, तो आई एम श्योर कि अगर कोई भी टीम मेट विजन का ये वीडियो देख रहा हो तो ये मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने यहां पे दिखा रहा हूं, प्रचार प्रसार का मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने देखिए क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सवाल क्या पूछा है यहां पे, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं, और ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है यहां पे कि चर्चा कीजिए कि कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, यानी कि डिस्कस हाउ सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर एक्ट एज डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। GS पेपर 4 का है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले एक इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है, कि इंडिविजुअल मोरालिटी के ऊपर, ठीक, कि एथिक्स क्या है, एथिक्स सेट ऑफ वैल्यू है, बिलीफ है, दैट अ पर्सन, आउटलुक, डिसीजन, ये पूरा दिया हुआ है। फिर यहां पे एक डायग्राम बना दिया है इन्होंने, ठीक है, कि इंडिविजुअल मोरालिटी अगर वो सोशलाइजेशन होती है तो एथिक्स होती है, और एथिक्स अगर कोई भी इंडिविजुअली एक्सेप्ट करता है तो इंडिविजुअल मोरालिटी होती है। तो ये एक पूरा बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्होंने यहां पे अंडरलाइन किया हुआ है सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, विच मीन्स अब ये होने वाला है इनका हेडिंग। अब यहां देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, ये कहां से लिया है, ये लिया है यहां से, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, ये हमारा बना दिया इन्होंने अपना हेडिंग। और उसके बाद सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग एक सोशल की बनाएंगे, एक कल्चरल की बनाएंगे, एक रिलीजियस की बनाएंगे। तो इन्होंने बनाया है सोशल की और आगे कल्चरल की बना। तो सोशल के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है पीयर ग्रुप, ठीक है, फिर परजुएशन क्या होता है, फाउंडेशनल एथिक्स क्या होता है, ऑलराइट। फिर यहां देखिए मैंने बताया था, यहां फिर कल्चरल की उन्होंने बनाया है, फिर रिलीजियस की बनाया है, और फिर उसके बाद यहां पे एक डिस्क्रिप्शन यानी कि कंक्लूजन दिया हुआ है। ये फ्लो होता है किसी भी एक अच्छे आंसर का, गाइस, ठीक है। ये मार्कशीट उमा हराती की है। उमा हराती जो कि रैंक 3 थी, इनकी मार्कशीट आप देखेंगे तो इन्होंने गवर्नेंस के ऊपर यानी कि GS पेपर 2 के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। बहुत अच्छी इनकी हैंड राइटिंग थी और अंडरलाइन की हुई है चीजों को।
तो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर गुड गवर्नेंस। एलुसिडेट कीजिए, ठीक है, यानी कि स्पष्ट करिए कि ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, तो ये क्या करेंगी? अब ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गुड गवर्नेंस की क्या डेफिनेशन होती है। क्यों लिया है वर्ल्ड बैंक? क्योंकि ये एक नोन, स्थायी और रेप्यूटेड संस्था है। आप यहां पे नीति आयोग भी लिख सकते हैं, आप यहां गुड गवर्नेंस के लिए कोई एक ऐसी बड़ी रिपोर्ट जो कि पब्लिश करती है गवर्नेंस, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक का लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द की एट्रीब्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू, ये देखिए ये लिखा ओपन, देन डिस्क्लोजर विथ रेस्पेक्ट एंड देन इतना। मेरे हिसाब से यहां पर अगर एक डायग्राम भी बन जाता तो अच्छा हो सकता था, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी एज एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर गुड गवर्नेंस। क्यों ये लिखा है, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है इन्होंने प्री कंडीशन फॉर गुड गवर्नेंस? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ गुड गवर्नेंस, तो उठा के ये यहां पर इन्होंने अपनी हेडिंग बना ली है। अब इस हेडिंग को इन्होंने जस्टिफाई किया है कैसे गुड गवर्नेंस है। सिटीजन चार्टर है हमारे पास इन्फॉर्म डिसीजन है, हमारे पास मतलब फेडरलिज्म है, सोशल ऑडिट होते हैं हमारे, ठीक है। फिर हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट है। ये इंश्योर करता है कि हम गुड गवर्नेंस लेकर चलें। ऑलराइट, नाउ ये तो आपने देख लिया इनकी मार्कशीट। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं एकांश डुल की मार्कशीट। ओके, एकांश डुल की मुझे एक चीज लगी कि इनकी हैंडराइटिंग उतनी जबरदस्त नहीं थी जितनी जबरदस्त इन लोगों की थी। एक चीज मेरे को इससे क्लियर हो गई, हैंडराइटिंग बहुत बहुत मतलब स्तर तक मैटर नहीं करती। अब देखिए इनकी हैंडराइटिंग, ठीक है। अगर मैं आपको इनकी हैंडराइटिंग दिखाऊं, ये है अर्चित डोंगरे। लुक एट द हैंडराइटिंग, द वे ही हैज रिटन, क्लियर, प्रिसाइज। बट ये है अर्चित की एकांश की हैंडराइटिंग, और ये रीसेंट का है। ये रीसेंट का इन्होंने दिया हुआ है, मेरे ख्याल से 27/7/2025 को इन्होंने ये पेपर दिया था, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनकी हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं। ये एथिक्स का है, जहां मैंने उठाया है ये वाला मार्क्स एथिक्स का, ठीक है। मैं डिटेल में हमारा प्रोग्राम होता है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें मार्कशीट के एनालिसिस हम लोग करते हैं। एक ही क्वेश्चन 10 टॉपर्स ने लिखा है, तो 10 टॉपर्स के वो क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं क्या क्या हो सकता है। एक आंसर एक ही तरीके से नहीं दिया, एक क्वेश्चन तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां क्वेश्चन कंपेयर के बारे में पूछा था एकांश ने। तो एकांश ने अपने ये 150 बटा मार्क्स था कि क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि विकल्प है, हिंदी में क्या है, हिंदी में है करुणा। करुणा दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उसे महसूस करने तथा उसके संबंध में कार्यवाही करने का साहसी विकल्प है। तब भी मौन रहना अधिक सुरक्षित हो, उदासीनता दिखाना अधिक सहज हो। भारत में सिविल सेवकों के लिए एक आवश्यक नैतिक मूल्य के रूप में करुणा के प्रशिक्षण किए, ठीक है। कंपैशन इज अ courageous choice to feel another's suffering as one's own and to act upon it। दूसरों के दर्द को महसूस करना और काम करना, ये होता है करुणा। इसके ऊपर उन्होंने कहा एलिब्रेट करिए, सिविल सेवकों के लिए कितना बड़ा, कितना एसेंशियल मूल्य है, कितना ज्यादा वैल्यू है। इन्होंने लिखा हुआ है, एक कोट लिखा हुआ है, वो कोट जो मार्टिन ने कोट किया था। और मार्टिन ये बताता कि when they came for socialist I stayed quiet as I was not socialist, when they came for Jews I kept quiet, when they came for me there was no something left for me। तो ये एक कोट लिखा हुआ है, और ये बताता है, ये नाजी जर्मनी के टाइम का है, ये पेनल्टी ऑफ एविल के बारे में जिक्र कर रहा है। द एक्शन ऑफ कंपैशन इज मस्ट। सिग्निफिकेंस कंपैशन, सिग्निफिकेंस क्या है कंपैशन की, यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस कंपैशन, तो यहां से हेडिंग आ रही है। ओके, और दिस सिग्निफिकेंस है, देन इन्होंने एक एक करके बेसिस ऑफ वैल्यू ये करके बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है के ऊपर, दिस विजन के